आपके आपने ऑस्ट्रेलियन एकेडमी में भी जाके कुछ ट्रेनिंग किया था, ये सही बात है? मैं पढ़ रहा था आपके हाँ बारे में। क्या था बिल्कुल। वो ट्रेनिंग, क्या करने गए थे आप उधर? देखिए मेरा थोड़ा सा नजरिया थोड़ा सा मैं क्या कहूंगा नहीं कि अलग रहता है, पर मैं ऑलवेज मैं लर्न करना चाहता हूँ ऑलवेज। और ये मैं पहले से था, अभी नहीं, पहले से। तो 99 की बात है ये। 99 में मैंने कहीं पढ़ा, एक स्मॉल आर्टिकल पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी इज वेलकमिंग ओवरसीज प्लेयर्स। तो मैंने आईएसडी नंबर लगाया। तब उस जमाने में एसटीडी और आईएसडी बूथ रहते थे। मेरे घर में आईएसडी फैसिलिटी नहीं थी, तो मैंने बूथ से, दादर में एक बूथ था, वहां से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी ने फोन लगाया। तो उन्होंने कहा कि एक दो दिन गए, उन्होंने कहा कि इस वक्त फोन करो, ये वक्त फोन करो, अब बात करो रॉडनी मार्श से या वेन फिलिप्स। वेन फिलिप्स तभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी के कोच थे, वन ऑफ द फैकल्टी। तो मैंने वेन फिलिप्स से बात की। उन्होंने कहा भेज, आ जाओ, बेशक आ जाओ आप। मैंने कहा आप मुझे फैक्स भेजो, मैं देखूंगा, अगर मेरे मेरे पास अगर इतने पैसे हो तो तो मैं शायद पहुंच जाऊंगा उधर। मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि उस जमाने में मेरे पास इतने पैसे थे नहीं। तकरीबन 2 लाख रुपए उस जमाने में 5 हफ्ते ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी में गुजारने, सारा कुछ, लॉजिंग, बोर्डिंग, एयरफेयर, एवरीथिंग। 2 लाख रुपए थे नहीं, अभी करूँ क्या? तो मैं यहाँ पे एक हमारे पॉलिटिशियन थे, उनके पास मैं चला गया। उन्होंने कहा मैं स्पॉन्सर करता हूँ, थोड़ा थोड़ा बहुत अगर हो सकता है तो मैं स्पॉन्सर। तो उन्होंने उनके स्पॉन्सरशिप ले ली, थोड़ी सी, थोड़ा सा मेरे उधार ले लिया मेरे पिताजी से। ऐसे करके मैं ऑस्ट्रेलियन एकेडमी में पहुंच गया। ऐसा क्या सीखा आपने जो आपको अभी भी याद है? बहुत सारी चीजें। एक तो एक्सक्यूज नहीं देना किसी के बारे में, किसी भी चीज के लिए एक्सक्यूज नहीं देना। छोटी सी बात थी, पहले दिन जब मैं वहां पे पहुंचा, पहले दिन हमारी ट्रेनिंग हुई, और मुझे लगभग 100-200 थ्रोज मारने पड़े, थ्रोज। 40 यार्ड, 50 यार्ड, 60 यार्ड, ऐसे 200 थ्रोज मैंने मारे। आदत तो थी नहीं इतनी थ्रोज मारने की, मेरा खंदा उतर गया। तो मैंने सिर्फ बेन फिलिप से कहा, यार मेरा खंदा तो उतर गया है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 5 बजे शाम को हेनली बीच पे आ जाओ। एडलेड में थी तभी, हेनली बीच करके एक जगह है, हेनली बीच पे आ जाओ। तो मैं पहुंच गया 5 बजे, 5 बजे पहुंच गया। तो तब वो विंटर था, ऑस्ट्रेलिया विंटर था, और पानी बहुत ठंडा था। अनबिलीवेबली कोल्ड इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। मतलब बैठ जाओ पानी में। बोले यार पानी तो फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, कुछ नहीं, बैठ जाओ। बैठ गया, 10 मिनट मुझे बिठाया उधर। बस रात को ठीक, कल नेक्स्ट डे वापस 200 थ्रो। उसके बाद कंप्लेंट नहीं की कभी। उस दौर में मुंबई क्रिकेट आपके लिए एक सेविंग ग्रेस था, और आपकी और वसीम जाफर के बीच में जो एक कंपटीशन सा था कि सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, क्या ये दोनों चीज आपके लिए सेविंग ग्रेस था? बिकॉज आप जीत भी रहे थे, फिर आप कप्तान भी बने हैं। तो क्या वो मुंबई क्रिकेट उस वक्त आपके लिए सेविंग ग्रेस था? तो जी हाँ, मुंबई क्रिकेट एक अंदरूनी हिस्सा बन गया था कि मैं यहाँ पे सितंबर में आ जाऊंगा, फिर अक्टूबर से स्टार्ट, फिर वापस अप्रैल में। ऐसे मैंने 10, 12, 15 साल किए। मेरे 15 साल कहाँ गुजर गए, 5 महीना इंग्लैंड में, 7 महीना मुंबई में, कहाँ गुजर गए 15 साल मुझे पता ही नहीं। और जहां तक वसीम जाफर का सवाल है, मेरे जहन में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, पहले से था। जिस दिन से मैंने उसको देखा बैटिंग करते हुए, एक अलग शैली में खेलते हैं, और
यहाँ एक कंपटीशन जैसा रहता था, पर एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन था, रिस्पेक्टफुल कंपटीशन था। 2002 में क्या आप ऑलमोस्ट गेम को क्विट कर चुके थे? ये मैंने पढ़ा कहीं पर, ये सही बात है? बिल्कुल सही। 2002 में मैं खेलना नहीं चाहता था क्रिकेट। तंग आ गया था थोड़ा, भूल गया था कि फ्रस्ट्रेशन के बाद भी एक एंजॉयमेंट का दौर है, जो मैंने वो 664 रन पार्टनरशिप में सीखा था। भूल गया था वो तभी। थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ था क्योंकि अ, अगर आप देखें ना चंद्रेश, आप थोड़ा स्कोर कार्ड्स निकाले या स्टैटिस्टिक्स निकाले, तो मेरे जो पहले 5 या 6 साल थे रणजी ट्रॉफी में, वो मैं लगभग अराउंड अराउंड 80 के एवरेज से बैटिंग की, 80। और तब भी चयन नहीं हो रहा था इंडियन टीम में, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ गया था। और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन बहुत हो गया था तब, 2002 2001 या 2, थोड़ा तंग आ गया था। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि छोड़ना बेहतर है, मैं कुछ और करूँ जिंदगी। और मजे की बात यह है कि 2013 में आपने एक कमबैक की भी बात की थी। मैं पढ़ रहा था मिड डे को अपने इंटरव्यू दिया और कहा था कि कमबैक नहीं, कॉल अप इंडियन टेस्ट टीम में। आपने कहा था अगर इंडिया चाहती है कोई टेस्ट बैट्समैन तो मैं तैयार हूँ खेलने के लिए, क्योंकि आपने उस सीजन में काफी रन बनाए थे 2012-13 में आंध्रा के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस तब भी था, 10 साल बाद भी था। बिल्कुल था। 9 में जो सीजन था, वहां पे मुझे ऐसा लगा कि अभी शायद मौका नहीं बच सकता। 2012-13 में खैर मैं 40 साल का ऑलमोस्ट हो रहा था तभी। 2012-13 में 39 के बाद 39-40 है थी। तो जी हाँ, अच्छा गुजरा था। मेरे काफी सारे दोस्त भी सिलेक्टर्स बने थे, विक्रम राठौड़ थे, सबा करीम थे। तो हर सेंचुरी के बाद मैं उनको फोन करता था, यार एक और 100 किया है, लेना चाहते हो क्या? मुंबई छोड़ के जाना मुश्किल था आपके लिए? बिल्कुल। मैं इसमें कोई दो राय नहीं। जिस चीज के लिए आपने कुछ दूसरा कुछ किया ही नहीं था, मैंने कुछ दूसरा जिंदगी में किया नहीं था उस जमाने में। मुंबई के लिए खेलना वॉज एन अल्टीमेट थिंग फॉर मी, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो मुझे पता ही नहीं था कुछ कैसा गुजरेगा दौर और मैं बाहर जाके करूं क्या। पर जी हाँ, मुश्किल तो था, पर एक सही निर्णय था, क्योंकि उसके वो निर्णय के बाद मैंने बहुत बहुत सीखा लाइफ में कि जब आप एक लेवल पे, एक अच्छी लेवल पे होते हैं, तभी आपको छोड़ जाना बहुत जरूरी होता है। और ये मैंने वो डिसीजन के बाद मैंने पाला वो। मैं हॉलैंड में भी गया, वहां पे मेरे एक एक क्लब के लिए मैंने 3 साल खेला, 3 सीजन्स खेला। पहले सीजन में मेरी पहली मैच थी वो रेलीगेशन अवॉइड करने के लिए एक मैच थी। और जब तीसरा साल मेरा कंप्लीट हुआ, मेरी चैंपियनशिप वाली मैच थी वहां पे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, हॉलैंड की अगर बात करें। और लगभग 60 साल के बाद वो क्लब चैंपियनशिप जीता था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो टॉप क्लास जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो जीतेंगे। पर वो साल के बाद मैं छोड़ दिया। ऐसे मुझे लगा कि जब मैं ऊंचाई पर हूँ, तभी छोड़ना बहुत बेहतर होता है। इमोशनल नहीं होना, प्रोफेशनल क्रिकेट में या प्रोफेशनल स्पोर्ट में ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत है नहीं। तो क्या कारण है कि आप मुंबई क्रिकेट में वापस किसी रोल में वापस दिखे नहीं उसके बाद? ये आप अथॉरिटीज को पूछ सकते हैं। आप करना चाहते हैं कुछ मुंबई क्रिकेट के साथ? अगर पूछेंगे तो क्यों नहीं, अगर पूछेंगे तो मेरे दरवाजे तो हमेशा खुले हैं।
मैंने कभी किसी को बोला ही नहीं है, पर हमेशा खुले रहेंगे। मुंबई क्रिकेट के लिए तो जान हाजिर है। मैं कभी कभार देखता हूँ कि मुंबई क्रिकेट में फोकस जो होता है रणजी ट्रॉफी पे होता है और ये हिस्ट्री की बातें बहुत होती है, ग्रास रूट्स की कभी बात नहीं होती। क्या वही कमी है? देखिए, आपकी अगर जड़ सही नहीं हो तो जो आप ऊपर की बात कर रहे हैं ना, वो इट विल क्रम्बल। और जब मुंबई क्रिकेट एक हाइट पे था, पिनेकल पे था, एक ऊंचाई पर था, तब उसकी जो 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 रूट्स थे, जो स्कूल क्रिकेट है या कॉलेज क्रिकेट है या यूनिवर्सिटी क्रिकेट है या जो क्लब क्रिकेट है, ये जान है। टेनिस बॉल क्रिकेट है, ये जान है मुंबई क्रिकेट। वो बहुत सक्षम थे। जो मैं बात कर रहा हूँ स्कूल क्रिकेट, हैरिस शील्ड, गाइल शील्ड, एक अलग लेवल का उसमें टैलेंट था, अलग लेवल का उसमें सच्चाई थी। जैसे हमने देखा इंग्लैंड में भी एलेक्स स्टुअर्ट डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं सरे काउंटी में, विक्रम सोलंकी हेड कोच बने हैं उधर। हम वैसे प्रोफेशनल जॉब नहीं देखते इंडियन क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में। क्या यहीं पे इंडियन क्रिकेट और से स्टेट क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मार खाती है? मेरा ये हमेशा माना रहा है कि चंद्रेश और मैंने ये काफी बार कह भी चुका हूँ, बीसीसीआई को भी कह चुका हूँ, एमसीए में भी बहुत बार कह चुका हूँ मैंने। मेरा ये मानना है कि आप पोस्ट क्रिएट करें और पोस्ट को पैसे दो, हम्म, आदमी को पैसे ना दो। हम्म, हम्म, वो पोस्ट क्रिएट करो। कोचिंग की एक पोस्ट है, रणजी ट्रॉफी कोच की एक पोस्ट है। वो पोस्ट क्रिएट करने के बाद वो पोस्ट को पैसे दो। अगर हम्म। आप तय करते हो आप 25 लाख दोगे, 30 लाख, तो भी आप तय करते हो, आपकी मर्जी जो तय तय करना है। या तो फिर बीसीसीआई को ये, हर एसोसिएशन को बोलना चाहिए कि रणजी ट्रॉफी कोच को 40 लाख 50 लाख एज अ मिनिमम। हम्म। तब आपको आपके पास बढ़िया कोच आएंगे। तो इंडियन क्रिकेट में तो कमिटीज से ही काम चलता है ना, लोग तो उसी को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। कोई ये नहीं समझता कि एक पोस्ट क्रिएट किया जाए, उसको पे किया जाए। लोग खुश हैं कि कमेटी मीटिंग हो गया, मीटिंग में अगले मीटिंग का डेट सेट हो गया और उसके बाद आगे बढ़ो। तो फिर जैसे चल चल रहा है वो चलने दो, अच्छी बात है। उसमें बुरी बात क्या है? तो फिर सोचने का ही नहीं। अगर आप अगर आप रेवोल्यूशन लाना चाहते हो, नॉट रेवोल्यूशन, बट अगर आप तरक्की करना चाहते हो, तो रिस्ट्रिक्शंस तो होंगे थोड़े से। देयर वुड बी सम रेजिस्टेंस, बट यू हैव टू विथस्टैंड दैट। ओनली देन देयर विल बी चेंज। अब थोड़ी आपकी पोस्ट रिटायरमेंट बात करते हैं। आप नेदरलैंड्स के बैटिंग कोच रहे हैं, पिछले साल साउथ अफ्रीका के बैटिंग कोच थे इंडिया सीरीज के लिए, राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग कोच हैं, इंडिया अंडर 19 अंडर 23 के साथ काम कर चुके हैं। कोचिंग क्या नेचुरल प्रोग्रेशन था आपके लिए? बिल्कुल। मैं बहुत कोर्सेस कर चुका हूँ। व्हेन आई वाज प्लेइंग, मैं जब खेल रहा था तभी भी, मैं इंग्लैंड में जब खेल रहा था तभी मैंने लेवल 1 लेवल 2 कर चुका था। मैं वहां पे बहुत सारी कोचिंग की, अंडर 12 से लेकर धर्म काउंटी के अंडर 18 तक मैं चला गया था वहां पर। क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर्स में मैंने काम किया। नेदरलैंड्स गया, नेदरलैंड्स में I went up the ranks and या एक नेचुरल था। और मेरा ये मानना है कि हर क्रिकेटर को, अगर वो एक एक लेवल पे खेला है और 5 10 15 20 साल अगर खेला है, तो फिर आप आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने जो सीखा है वो आप सिखाना बहुत जरूरी है। आपको वो यंगस्टर्स को लेके चलना और यंगस्टर्स को सिखाना, जो भी आपका तजुर्बा है, जो भी वो आपको देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये गेम ही उसी से चलता है। आप अगर सब लेते रहोगे तो फिर फायदा नहीं। आप देना भी जानना चाहिए। और
कोचिंग एक नेचुरल प्रोग्रेशन था मेरे लिए, और क्योंकि मैं देना चाहता हूँ, वापस देना चाहता हूँ कुछ इस गेम को, जो मैंने बहुत कुछ सीखा है, थोड़ा सा कुछ मैं देना चाहता हूँ। साउथ अफ्रीका के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? बढ़िया, I'll never forget it, क्योंकि एक चीज है, जिस दिन फर्स्ट टेस्ट मैच हो रहा था विशाखापट्टनम में, तो that morning I called my wife up and I told her that आज के बाद कोई नहीं कह सकता कि मैंने टेस्ट क्रिकेट चखा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, I enjoyed it. I took it as a challenge, and I'm sure, um, you know, I I did my best. Of course, Indian team was, I mean, we lost 3-0. It was a terrific Indian team performance. There's no doubt about it. But मेरे हिसाब से I've left a mark on the South African players. There's no doubt. अभी फ्यूचर में आप और क्या रोल देखते हैं? एंड इट्स इंटरेस्टिंग दैट आपको आईपीएल टीम का बैटिंग कोच बनाया गया, क्योंकि आपका जो स्कूल ऑफ बैट्समैनशिप था वो बिल्कुल अलग था जो अभी आजकल जो देखते हैं हम लोग आईपीएल में। कितना डिफरेंट है आपके हिसाब से आईपीएल में कोचिंग करना कंपेयर टू से फर्स्ट क्लास क्रिकेट? देखिए, पहले तो ना ये बात है कि जो इट इज अ मिथ कि अगर वो एक स्टाइल के प्लेयर थे तो वो कोचिंग में वैसे नहीं करते, इट्स अ मिथ। तो फिर राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ भी वैसे ही थे, तो इस ऐसा नहीं होता। If your mind is progressive, if you are ready to learn as a coach, जो मेरा मानना है कि मैं सीखना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं सीखना चाहता हूँ। जैसा मैं प्लेयर था वैसे ही मैं कोच की तरह से सोचता हूँ, और मैं सीखना चाहता हूँ। हर दिन मैं कुछ ना कुछ ढूंढते रहता हूँ, क्रिकेट के बारे में या T20 क्रिकेट के बारे में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कैरेबियन लीग में क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे पूरी जानकारी होती है। तो मुझे अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए, और इसलिए मेरा मानना है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए लास्ट 3 साल से मैं कोच हूँ, तो काम उसी तरीके से करता हूँ जिस तरीके से मैं प्लेयर था, बहुत ऑनेस्टली करता हूँ। और हाँ, वो चीजें अलग है, थोड़ी सी T20 क्रिकेट की डिमांड्स अलग है, पर क्रिकेट तो वही है ना, 22 यार्ड की पिच है, बॉल तो वही डाल रहे हैं। तब भी 140 150 पे बॉल डाल रहे थे, अभी भी 140 150 पे डाल रहे हैं, कोई 170 पे नहीं डाल रहा है। अब तभी भी छक्के मारते थे, तभी भी विवियन रिचर्ड्स थे, और अभी भी एबी डिविलियर्स है, विराट कोहली है। तो क्रिकेट तो वही है, बैट एंड बॉल का ही संघर्ष है, पर हमारे मन में हम परसेप्शन ऐसे कर लेते हैं कि अरे वो बैटिंग ऐसे करता था तो वो कोचिंग ऐसे। टू डिफरेंट थिंग्स, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। इफ यू आर प्रोग्रेसिव इन योर माइंड, आप एक अच्छे कोच बन सकते हो, क्योंकि आपका माइंड अलर्ट रहता है, जो भी आप सीख रहे हो आप ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो। ये बहुत जरूरी है कि आपका माइंड प्रोग्रेसिव हो। राजस्थान रॉयल्स में मुझे स्ट्राइक हो रहा है कि आप 3 बड़े प्लेयर के साथ काम करते हैं, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, जॉस बटलर। कुछ बताइए उन तीनों के बारे में, क्या वो इतने ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हैं टू वर्क विद, जितने वो इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज है जब हम देखते हैं उनको बैटिंग करते हुए? ब्रिलियंट वर्क एथिक्स, अमेजिंग वर्क एथिक्स। स्टीव स्मिथ अलग है, थोड़ा उनका एक चीज पकड़ कर चलना बहुत वो मायने रखते हैं। उनका एक रूटीन है, मेरा काम करने का तरीका ऐसा है कि मैं वो प्लेयर को जानना चाहता हूँ,
उसके हैबिट्स, वो क्या चाहता है, वो क्या नापसंद करता है, ये सब मैं जानना जरूरी समझता हूँ। और उसका एक रूटीन होता है हर प्लेयर का, मेरा भी एक रूटीन था। हर प्लेयर का एक रूटीन होता है, वो रूटीन जानना बहुत जरूरी है। वो कोच के हिसाब से वो रूटीन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो प्लेयर का रूटीन जानते हो ना, तो फिर आप कभी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप उसको, वो रूटीन फॉलो करता है। और स्टीव स्मिथ वैसे खिलाड़ी है। हर मैच के पहले वो एक रूटीन फॉलो करते हैं, और मैं उसको, मेरा काम है सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना। बेन स्टोक अलग अलग है। इतना मेहनती खिलाड़ी मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। मैंने काफी सारे खिलाड़ी देखे, 1988 से लेकर आज तक काफी सारे खिलाड़ी देखे, पर इतना मेहनती खिलाड़ी मैंने आज तक लाइफ में नहीं। वो आदमी अलग है, वो खिलाड़ी अलग है। उसका जोश, उसका एंथुसियाज्म, उसका एनर्जी लेवल अनमैच्ड आज तक मैंने कभी नहीं देखा, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 1 घंटा बॉलिंग करेंगे आके, एक फील्डिंग कर, आदमी थकता ही नहीं है। जॉस बटलर एक अलग शान किस्म के आदमी है। चैंपियन माइंडसेट है, ज्यादा बात नहीं करते, पर अपना काम से काम मतलब रखते हैं, और उनको जानना बहुत जरूरी है अगेन। तो जी हाँ, मजा आया, मजा आया लास्ट ईयर उनके साथ काम करने। खैर बेन और जॉस के साथ तो 2 साल काम कर चुका हूँ। बेन खिलाड़ी है, सारे तीनों। स्टीव स्मिथ एक अलग क्रिकेटर है, और बेन स्टोक्स भी अलग, और जॉस बटलर तो सबसे अलग। आखिरी सवाल, फ्यूचर में आप क्या देखते हैं, क्या रोल देखते हैं आप इंडियन क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच? आपका तो कमेंट्री वाला हिस्सा भी है जो काफी इंटरेस्टिंग है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में सारा कमेंट्री करते हैं। तो आप क्या देखते हैं अपने आप को, किस रोल में देखते हैं आप अपने आप को? कमेंट्री को मैं कोचिंग के साथ जुड़ता हूँ। कमेंट्री, इट्स अ बायलैटरल बेनिफिट्स, it helps me both ways. Commentary gives me communication skills which I can use in my coaching, and also commentary करते समय मैं थोड़ी सी कोचिंग लाना बहुत जरूरी समझता हूँ। मेरे कमेंट्री जो मैं नॉलेज गेन करता हूँ, जो मैं नॉलेज हासिल करता हूँ कोचिंग करते समय, तब वो मैं कमेंट्री में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और मैं करता हूँ। शायद वो लोगों को पसंद आता हो। और कोचिंग में मैं कमेंट्री के स्किल्स इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स है, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, वो मैं कमेंट्री से सीखता हूँ, और वो मैं कोचिंग में इस्तेमाल करता हूँ। वो वर्ड्स हैं, देयर इज अ वे टू कम्युनिकेट व्हिच इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कोचिंग। वो मैं दोनों को जोड़ता हूँ, और कोशिश करता हूँ अच्छी कमेंट्री करने की कोशिश करता हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। शायद आपको पसंद आती हो, शायद लोगों को भी पसंद आती हो। और मेरा ये मानना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, जब तक मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, मैं उसके साथ न्याय करूंगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत कुछ मैंने सीखा है, और बहुत कुछ इंडियन क्रिकेट इंडेटेड है डोमेस्टिक क्रिकेट से। और मैं देखना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी है या दुलीप ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी, जो भी है, वो एक अलग लेवल पे जाए। शायद मेरे लाइफ टाइम में हो जाएगा। मेरा ये मानना था, प्लेयर था तभी भी मानना था, और अभी कमेंट्री करते समय भी मानना था। और जब तक मैं कोचिंग कर रहा हूँ, तब तक मैं आई वुड लाइक
and see the game from his angle. It's very commentary करता हूँ, coaching करता हूँ. एक दिन बनना चाहूँगा इंडियन टीम का कोच, बैटिंग कोच, जरूर. बहुत बहुत शुक्रिया अमोल, आपने वक्त दिया. बहुत मजा आया आपसे बात करके. होप यू कीप ग्रोइंग एंड आप बहुत जल्द भारत के बैटिंग कोच बन जाए. Thank you very much. God bless you. Thank you. I have known you for a long time. That's why this podcast. Thanks a lot. Thanks a lot. Pleasure. Pleasure. Please remember to like, share and subscribe the channel, and you can also donate and support the channel via the links mentioned below this video.